बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to PPSC and FPSC Math Center, and we are solving PPSC Test 2017 of Lecture Art Mathematics. Question number 54 देखें. Question number 54 is about a cyclic group of order n is generated by. हमें एक cyclic group दिया गया. cyclic group of order n का एक cyclic group है is generated by. तो is generated by n elements. First option, second option n minus 1 elements, one element, none of these. जो साइक्लिक ग्रुप होता है किसी भी ऑर्डर का, यहाँ कह रहे हैं कि ऑर्डर एन है, उसको कितने एलिमेंट जनरेट करते हैं? एन एलिमेंट्स, एन माइनस 1 एलिमेंट जनरेट करते हैं, 1 एलिमेंट करते हैं, नन ऑफ दिस करते हैं. अब डायरेक्ट इसके ऑप्शंस को डिस्कस करने से पहले मैं एक फंक्शन मैं एक वीडियो आइडल फंक्शन पे बहुत अच्छी डिटेल में बना चुकी हूँ. उसका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, वो भी आप देख सकते हैं अगर आप डिटेल से देखना चाहते हैं. लेकिन इस क्वेश्चन से उसका क्या है लिंक वो मैं बताती हूँ. इसके आइडल फंक्शन की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह, बहुत डिटेल से हम इस क्वेश्चन को करते हैं. इसका राइट ऑप्शन एंड रॉन्ग ऑप्शन डिस्कार्ड करते हैं, कैसे बनते हैं. लेट्स सी. आइलर फंक्शन के बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं. आइलर फंक्शन, आइलर फाइव फंक्शन भी कहते हैं. आइलर फंक्शन की डेफिनेशन देखें कि हमारे पास एक फाइव इज़ अ फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. हमारे पास एक फंक्शन होता है. या देखें कि n इज इक्वल टू 1 के लिए वो 1 देगा. अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर 1 है तो मतलब एक ही एलिमेंट उसको जनरेट करता है. ठीक है. वैसे ये आइलर फंक्शन हमें नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म भी बताता है, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म विच आर 1 and onto only, and the number of homomorphism which are neither onto nor into only. मतलब ये हमें होमोमॉर्फिज्म भी बताता है, नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म भी बताता है, एंड साइक्लिक ग्रुप पे जनरेटर भी बताता है. बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है इस आइलर फंक्शन की. तो इस क्वेश्चन के से लेके ही हम इसको पढ़ते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. आइलर फंक्शन वो मैं अलहदा से बना चुकी, इसकी वीडियो कंप्लीट, वहाँ से डिटेल से आप देख सकते हैं क्या है आइलर फंक्शन की एप्लीकेशंस. यहाँ हम सिर्फ इतना देखते हैं कि इस क्वेश्चन को लेके n इज इक्वल टू 1 के लिए वो 5 होगा, और n नॉट इक्वल टू 1 के लिए नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स देगा सच दैट विच इज लेस देन n एंड को प्राइम टू n. लेस देन n होंगे एंड को प्राइम टू n होंगे. फर्स्ट ऑफ के लेस देन n एंड को प्राइम टू n, n नॉट इक्वल टू 1 के लिए 5 ऑफ n. हमें ये आइलर फंक्शन की डेफिनेशन होगी. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास n इज इक्वल टू 10 है, किसी ग्रुप के ऑर्डर अगर 10 है, मतलब एक ग्रुप है जिसके एलिमेंट्स, एक सेट के एलिमेंट्स अगर 10 है या साइक्लिक ग्रुप है, तो उसको सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करें उसकी. तो n इज इक्वल टू 10 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 इंटू 5 बनेगी. इनकी पावर्स में भी 1 ही लिख सकेंगे. नेक्स्ट ये आइलर फंक्शन का फार्मूला है कि कैसे लिखना है. 5n इज इक्वल टू n ओवर p1 इंटू p2 अप टू सोन pn इंटू p1 माइनस 1 p2 माइनस 1 अप टू सोन pn माइनस 1, उसकी लास्ट टर्म तक जितने n होंगे. ठीक है. नेक्स्ट इस फंक्शन पे, इस आइलर फंक्शन पे मैंने लगाया n इज इक्वल टू 10 लेके उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने की. अब p1 2 है और p2 इसका 5 है. ठीक. अब मैं इस पे ये फार्मूला अप्लाई किया. 5 ऑफ 10 इज इक्वल टू आ गया 10 ओवर 2 इंटू 5 2 एंड 2 माइनस 1 5 माइनस 1 आ गया 2 माइनस 1 1 5 माइनस 1 4, और ये कैंसिल आउट हो गए. नेक्स्ट 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4. मतलब अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर 10 है तो उसके 4 जनरेटर्स होंगे. ये सिर्फ हमें नंबर ऑफ जनरेटर बताता है. आइलर फंक्शन आप देखें, ग्रुप का ऑर्डर अगर 10 है तो उसके 4 जनरेटर होंगे. ये नहीं बताता आइलर फंक्शन की कौन से होंगे, बस ये बताते हैं कि कितने होंगे. तो 10 के 4 होंगे. ठीक है. अगर ग्रुप का ऑर्डर 10 था तो उसके 4 बने. ठीक है. 10 नहीं बना, 10 माइनस 1 भी नहीं बना, तो उसके 4 बने. अगर ग्रुप का 10 है तो 4 जनरेटर हैं. 4 जनरेटर्स कैसे होंगे, इसके कहते हैं विच इज लेस देन n एंड को प्राइम टू n. देखें कि अब 10 एक स्मॉल नंबर है, हम इसके को प्राइम एलिमेंट्स निकाल सकते हैं विच आर को प्राइम टू 10. तो इसके को प्राइम का मतलब क्या है, जिसका GCD 1 हो. मतलब दो नंबर्स का अगर GCD 1 है, इसको कहेंगे कि फिर a एंड b आर को प्राइम टू ईच अदर. तो 5 ऑफ 10 इज इक्वल टू 4 है, तो 4 को देखें को प्राइम, एक तो 1 है इसका को प्राइम, 3 है, 7 है, 9 है. ये 4 एलिमेंट्स हैं जो 10 को प्राइम है, और 4 इसके फिर जनरेटर्स होंगे.
ठीक है। अगर मेरे पास इस तरह फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी है, एक्स फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, तो उसके जो एलिमेंट्स बनेंगे 1 - 1 आयोटा माइनस ओटा विच इज़ अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय 2 एलिमेंट्स। तो उसके 2 एलिमेंट्स इसको जनरेट करते हैं विच आर आयोटा एंड माइनस आयोटा, इसको जनरेट करते हैं। मैं इसको भी ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊँगी, और इतना ही इसको देखते हैं कि इसके 2 जनरेटर हैं। ठीक है। अगर मेरे पास n = 6 हो, 6 को पहले प्राइम में करेंगे तो 3 × 2 प्राइम फैक्टराइजेशन पहले की, तो फिर इसके बनते हैं जनरेटर 6 के विचार को प्राइम 2। 6 कोई स्मॉल नंबर, हम इस डायरेक्ट इसके को प्राइम एलिमेंट्स निकाल सकते हैं कि 1 इसको को प्राइम है, 2 नहीं है, 2 इसको डिवाइड करता है, 3 भी नहीं है, एंड 4 भी नहीं है, 5 इसका को प्राइम है। लेस देन n करना है तो 1 और 5 इसके फिर 2 इसको को प्राइम एलिमेंट्स बनते हैं। इसका मतलब ऑर्डर 6 का जो ग्रुप होगा उसके 2 जनरेटर बनते हैं। तो 5 of 6 आइलर 5 फंक्शन भी इस पर अप्लाई करके देखें तो 6/3 × 2 2 - 1 3 - 1 विच इज 1 × 2 2 बनता है। 5 of 6 = 2 बना, मतलब ऑर्डर 6 है तो 2 बन रहा है, 10 है तो 4 बन रहा है। वो आइलर फंक्शन बता रहा है। इसका मतलब कोई एग्जैक्ट नहीं है। अगर मेरे पास अगर n ऑर्डर का ग्रुप है, n ऑर्डर का कोई ग्रुप है मेरे पास, तो उसको नहीं कह सकते कि n ही उसको एलिमेंट्स उसको जनरेट करते हैं या n - 1 एलिमेंट्स को जनरेट करते हैं। यहाँ 10 था तो 10 - 1 करें तो 9 बनता है। 9 एलिमेंट्स जनरेट नहीं कर रहे, तो इसको 4 एलिमेंट्स इसको जनरेट कर रहे हैं। मतलब ना तो n एलिमेंट्स जनरेट कर रहे हैं ना n - 1 एलिमेंट जनरेट कर रहे हैं। ठीक है। अगर मैं इसी को जिस तरह क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई थी, इसी स्टेटमेंट को अगर n = 10 के लिए मैं करूं, ऑप्शंस बना के करूं, तो वो कैसी होगी वो भी मैं पहले एक्सप्लेन करती हूँ, फिर क्वेश्चन को ज़रा अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। आइलर फंक्शन कहता है कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर अगर 10 हो तो उसके 4 जनरेटर बनते हैं। आइलर फंक्शन से हमने ये निकाला। इसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अगर मैं इसी n = 10 के लिए स्पेसिफिक कर दूं तो वो इस तरह कुछ बनेगी कि साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज जनरेटेड बाय किसी, मतलब अब क्वेश्चन में n था तो n को मैंने 10 कह दिया। क्वेश्चन आप देख लें, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी मैंने उसके साथ n को स्पेसिफिक करके n को 10 तक कर दिया। देखें क्या कह रहे हैं कि साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज जनरेटेड बाय, उस n को मैंने 10 कर दिया। साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 इज जनरेटेड बाय, अगर उसके ऑप्शंस देखें कि उन्होंने कहा n एलिमेंट्स, n को मैंने 10 लिया, बट 10 एलिमेंट्स, आगे कह रहे हैं n - 1 10 - 1 एलिमेंट्स, आगे कह रहे हैं 1 एलिमेंट, तो 1 एलिमेंट नन ऑफ दीज। तो आप खुद ही मैंने अभी बताया कि आइलर 5 फंक्शन से अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर 10 है तो उसको 4 एलिमेंट जनरेट कर रहे हैं। तो अब आपको मैंने बता दी इसके 4 जनरेटर है आइलर फंक्शन से, तो आप राइट ऑप्शन चूज करें। यकीनन आप नन ऑफ दीज डी ऑप्शन को ही चूज करेंगे, नन ऑफ दीज को ही चूज करेंगे इस अगर ग्रुप का ऑर्डर 10 है। ठीक है। अब यहाँ n उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, n कुछ भी हो सकता है। अगर इसी 10 को अगर मैं 6 कर दूं, जिस तरह मैंने अभी 6 के लिए भी बताया था कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर 6 कर दूं तो यहाँ 6 एलिमेंट भी उसको जनरेट नहीं कर रहे थे। 6 के 2 ही डिवाइजर प्राइम एलिमेंट्स थे, मतलब इसके फंक्शन के जनरेटर अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर 6 हो तो उसके 2 जनरेटर आइलर फंक्शन से हमने निकाले। उसके लिए भी देखिए तो 6 अगर एलिमेंट्स अगर मैं यहाँ 6 कर दूँ, 6 एलिमेंट नहीं जनरेट करेंगे। अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर 6 हो, 6 - 1 5 एलिमेंट्स भी उसको जनरेट नहीं कर रहे, एंड ओनली 1 भी नहीं, मतलब उसके 2 जनरेटर्स हैं, एंड नन ऑफ दीज। अब 6 के लिए भी नन ऑफ दीज का ऑप्शन ही चूज करेंगे। 10 लें, उसके लिए भी नन ऑफ दीज है। अगर मैं यहाँ जनरली अगर उसको n ही कह दूँ, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज जनरेटेड बाय, उसके ऑप्शंस देखिए n एलिमेंट्स, n - 1 एलिमेंट्स, 1 एलिमेंट, नन ऑफ दीज। तो आप नन ऑफ दीज, इसके लिए भी आप नन ऑफ फिर दीज ही चूज करेंगे कि नन ऑफ दीज एलिमेंट्स हैं, क्योंकि अगर ऑर्डर n है तो उसको जनरेट करता है कि वो हमें फिर 5 अगर यहाँ ऑप्शंस में दे दिया जाता कि 5 n एलिमेंट्स ऑर्डर n है अगर किसी साइक्लिक ग्रुप का, तो उसको 5 n एलिमेंट जनरेट करते हैं, तो हम 5 n को चूज कर लेते। लेकिन अगर 10 है तो 4 एलिमेंट्स का अगर ऑप्शन होता था, तो शायद आपको लग रहा हो कि जो साइक्लिक ग्रुप होता है ऑलवेज एक ही एलिमेंट से जनरेट होता है, जिसका वह सी ऑप्शन ही राइट होगा। तो देखिए अगर हम साइक्लिक ग्रुप यहाँ जो कहा गया है साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज जनरेटेड बाय, अगर यहाँ ऑप्शन होते यहाँ कोई 3 या 4 1 ऑफ दीज का कोई और ऑप्शन दे दिया जाता तो हम चूज कर सकते थे कि साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, कोई भी ऑर्डर का ग्रुप है वो एक ही एलिमेंट से
जनरेट होगा? एट अ टाइम तो एक ही एलिमेंट से जनरेट होता है, लेकिन अगर नन ऑफ दिस का ऑप्शन अगर आ जाता है तो फिर हम इसके लिए ऑर्डर एंड फैन जो है हमें आइडर फंक्शन वो हमें नंबर ऑफ जनरेटर बताते हैं कि किसी इस साइक्लिक ग्रुप के कितने जनरेटर हो सकते हैं से जनरेट होता है। एट अ टाइम तो एक ही एलिमेंट से जनरेट होता है, लेकिन देते यहाँ भी कोई 2n या कोई भी n टर्म्स में या कोई स्पेसिफिक 4 3 कोई भी नंबर दे देते तो हम इसको चूज कर फिर सी ऑप्शन को ही चूज करते। लेकिन अब ये नन ऑफ दीज दे दिया तो हो सकता है ये 5 की बात कर रहा हो कि कितने जनरेटर्स हो सकते हैं। अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर n है तो उसको कितने एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं, वो फिर वो हमें 5 बताता है। तो हम फिर 5 के लिए फिर नन ऑफ दीज का ऑप्शन चूज करेंगे। अगर ऑर्डर 10 होता तो हम 4 को चूज करते, अगर ऑर्डर 6 देते तो हम 2 एलिमेंट्स वाला ऑप्शन चूज करते, ऑर्डर अगर n दिए तो हम 5 वाला ऑप्शन चूज करते। तो देखिए क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम फिर नन ऑफ दीज को ही चूज करेंगे। नो नन ऑफ दीज मतलब डी ऑप्शन इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 54। बहुत डिटेल से हम कर चुके हैं। आई होप आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 55। उसमें कहने के लिए जी भी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 13 ऑर्डर का हमारे पास एक ग्रुप है। देन जी इज नॉट साइक्लिक, जी इज नॉन अबिलियन, जी इज कम्यूटेटिव मतलब फिर इसके अंदर एक ही प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो वो जो जी होगा वो कम्यूटेटिव होगा। ओनली जी इज कम्यूटेटिव। नन ऑफ दीज। तो देखें अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर 13 है, 13 इज अ प्राइम नंबर, और हमारे पास एक थ्योरम है कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक ग्रुप। हर ग्रुप वो जिसका अगर प्राइम ऑर्डर है तो वो साइक्लिक ग्रुप भी होता है। साइक्लिक ग्रुप है तो एक और थ्योरम भी है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन ग्रुप। हर साइक्लिक ग्रुप अबिलियन ग्रुप भी होता है। अब इसके ऑप्शन देखें, वो कह रहे हैं जी इज नॉट साइक्लिक, लेकिन 13 है, प्राइम नंबर है, तो एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, तो फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड करते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं जी इज नॉन अबिलियन, एवरी साइक्लिक इज अबिलियन, तो सेकंड ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। नेक्स्ट कह रहे हैं जी इज कम्यूटेटिव, तो हम कह रहे हैं कि वो साइक्लिक भी है, साइक्लिक है तो अबिलियन भी है। अबिलियन है तो उसके अंदर फिर 5 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं, क्लियर प्रॉपर्टी, एसोसिएट प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स एलिमेंट, एंड फिफ्थ वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर ये 5 प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई कर जाए तो उसको हम कहते हैं कि वो अबिलियन ग्रुप है। तो फिफ्थ वन जो प्रॉपर्टी होती है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो होती है, मतलब अबिलियन के अंदर फिर वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। अगर वो सेटिस्फाई होगी तो मतलब फिर जी को हम फिर कह सकेंगे कि वो अगर प्राइम ऑर्डर का है तो वो कम्यूटेटिव होगा। कम्यूटेटिव का मतलब इसके अंदर सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कि ए एलिमेंट्स ए बी इज इक्वल टू बी ए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन या एडिशन कर लें, जो भी है किसी भी रिस्पेक्ट में, फिर अगर वो अबिलियन है तो उससे रिस्पेक्ट में वो कम्यूटेटिव भी होगा। तो वो अबिलियन जो होता है फिर वो कम्यूटेटिव भी है। नन ऑफ दीज में नहीं जाएगा, सो 55 का सी ऑप्शन राइट होगा। इसको फिर ज़्यादा अब मैंने बता तो दिया क्योंकि कॉमन चीज़ें थी तो मैंने लिखा नहीं, अब बता दिया। तो आई होप आपको समझ आगी होगी कि तो क्योंकि ये पीपीएससी के टेस्ट करेंगे तो बेसिक चीज़ें थी, आप फिर भी समझ नहीं हुई तो कर लेंगे नेक्स्ट हम अगेन, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 देखें, इसमें कह रहे हैं आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ साइक्लिक ग्रुप इज इनफाइनाइट, यूनिक, प्राइम नंबर, नन ऑफ दिस। तो ये हमारे पास एक थ्योरम है, ऑलवेज यूनिक। वो ग्रुप कोई भी हो सकता है, सिंपल ग्रुप भी हो सकता है, साइक्लिक ग्रुप भी हो सकता है। कोई भी ग्रुप का अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता ही है तभी तो वो ग्रुप होता है। और आइडेंटिटी एलिमेंट जो अगर किस ग्रुप का है तो वो ऑलवेज यूनिक ही होता है। हर ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और वो यूनिक होता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखें, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, मतलब जी के तमाम एलिमेंट्स के लिए अगर ये कंडीशन या ये रिजल्ट अगर सेटिस्फाई कर रहा है कि ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, अगर ये रिजल्ट कोई फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी के लिए सेटिस्फाई होता है तो वो जी है क्या? वो साइक्लिक है, जी में बी अबिलियन, जी इज अबिलियन, नन ऑफ दीज। देखिए कि हमारे पास ये भी एक थ्योरम है कि जी इज अबिलियन इफ एंड ओनली इफ ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अगर ये कंडीशन, ये रिजल्ट अगर सेटिस्फाई कोई ग्रुप करता है, कोई सेट करता है तो वो अबिलियन भी होता है। अबिलियन होता है तो वो ये रिजल्ट भी सेटिस्फाई करता है। तो खुद पूरी एक थ्योरम की स्टेटमेंट ही है। फोर्थ बार में कह रहे हैं नन ऑफ दिस, सो सी ऑप्शन इज द राइट फॉर क्वेश्चन 57। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 57 और पीपीएससी टेस्ट 2017 ऑफ लेक्चरर मैथमेटिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमने राइट और स्टेटमेंट गिवन ऑप्शंस में से चूज करनी है।
फर्स्ट ऑप्शन में कह रहे हैं कि ग्रुप कैन हैव मोर देन वन आइडेंटिटी एलिमेंट। अभी हम एक थ्योरम की स्टेटमेंट देख के हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज ऑलवेज यूनिक। यहाँ कह रहे हैं मोर देन वन, तो मोर देन वन नहीं होगा। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। जो सेट ऑफ रियल नंबर्स का अगर कोई ग्रुप है करना चाहिए हर एलिमेंट का, तो वो ग्रुप फॉर्म करता है। लेकिन कोई एक भी अगर एक्सियम या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना हो तो हम उसको फिर ग्रुप नहीं कहते। अब यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करी तो हम नहीं कहेंगे कि रियल नंबर्स इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। सो बी ऑप्शन इज आल्सो डिस्कार्ड करते हैं। थर्ड वन देखें, सी ऑप्शन में कह रहे हैं कि नल सेट कैन बी कंसिडर टू बी अ ग्रुप। के नल सेट को हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो ग्रुप फॉर्म करता है? नहीं कह सकते, क्योंकि नल सेट, अब जो ग्रुप की हम डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं वो डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होती है, लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। तो नॉन एम्प्टी सेट के लिए हम उसको ग्रुप की नेक्स्ट डेफिनेशन सेटिस्फाई करवाते हैं। तो देखिए इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा और इसमें इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम नल सेट को ग्रुप कंसिडर नहीं कर सकते। हाँ, अगर नल सेट कहते ग्रुपाइड है तो हम इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं कि नल सेट एक ग्रुपाइड तो बनता है लेकिन ग्रुप नहीं बनता, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करती। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर जाती है, सेमी ग्रुप भी बन सकता है लेकिन वो ग्रुप नहीं बन सकता, मोनाइड भी नहीं बन सकता। फोर वन ऑप्शन देखें, टू ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप देयर करस्पॉन्ड्स ओनली वन इनवर्स एलिमेंट। हाँ ठीक है, हर एलिमेंट का अपना ही एक इनवर्स होता है और वो यूनिक होता है। तो इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक, ये भी एक थ्योरम की स्टेटमेंट है। तो फोर्थ वन विच इज लास्ट वन ऑप्शन करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 58, टू ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप देयर करस्पॉन्ड ओनली वन इनवर्स एलिमेंट। सो डी ऑप्शन इज द राइट फॉर क्वेश्चन 58। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, इसमें कह रहे हैं यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन हैज रैंक। ऑर्डर एन की हमारे पास कोई यूनिट मैट्रिक्स है तो उसका रैंक क्या होगा? उस यूनिट मैट्रिक्स का जितना ऑर्डर होता है उतना ही उसका रैंक होता है। अब इसका जीरो ऑप्शन फर्स्ट है एन वन नन ऑफ दिस। तो यहाँ एन अगर लिखा है तो जितने ऑर्डर होगा उस मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स का उतना ही उसका रैंक होता है, विच इज एन। सो बी ऑप्शन इज द राइट। अब यहाँ देखें यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं। यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके डायगोनल में 1 1 हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज उसकी सारी 0 हो और डायगोनल एंट्रीज अगर 1 है तो ये इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ऑर्डर एन की है जो, तो उसका रैंक, अब रैंक क्या होता है? रैंक होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, इन इट्स एचिलन फॉर्म। किसी मैट्रिक्स को आप पहले एचिलन फॉर्म में लेके जाएं, उसके बाद उसके जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी उसका उतना रैंक होगा, जितनी उसकी नॉन जीरो रोज होंगी उसका उतना रैंक होता है। लेकिन यूनिट मैट्रिक्स का, अब यूनिट मैट्रिक्स आप देखें तो इस तरह की फॉर्म होता है, ये ऑलरेडी एचिलन क्या है, ये रिड्यूस एचिलन फॉर्म में है। तो इसका जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी इसके ऑर्डर एन की है, तो एन इसके अंदर एन नंबर ऑफ रोज होंगी और उतना ही इसका भी रैंक होगा। तो अगर यहाँ अब और मैं अगर करूँ कि पेपर मैंने एक देखा जिसमें इस बी ऑप्शन में कैपिटल एन लिखा हुआ है, तो कैपिटल एन हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए भी लेते हैं, तो बी ऑप्शन आप फिर चूज नहीं करेंगे अगर कैपिटल एन लिखा हुआ है। कंफ्यूज नहीं होना आपने, क्योंकि अगर ऑर्डर एन दिया है, मिस्टेक का टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है कि उन्होंने कैपिटल एन दे दिया लेकिन स्मॉल एन देना था, लेकिन आपको तो पता है कि गलती हुई है। आप फिर बी ऑप्शन को चूज मत करना, आप डी ऑप्शन को ही चूज करना। टाइपिंग मिस्टेक उनकी है लेकिन आप मिस्टेक ना करना, आप नन ऑफ दीज को ही चूज करना। ऑर्डर एन है तो उसका रैंक भी स्मॉल एन होगा, कैपिटल एन फॉर नेचुरल नंबर के लिए भी हो सकता है, तो आप इस एन को चूज ना करना, मतलब बी ऑप्शन को चूज ना करना, फिर नन ऑफ दीज को चूज करना। अगर अगेन ये रिपीट होता है क्वेश्चन और ऑर्डर भी यही देते हैं, रैंक ही पूछते हैं यूनिट मैट्रिक्स का और बी ऑप्शन में कैपिटल एन ही लिखते हैं, तो आप नन ऑफ दीज को ही चूज करना। लेकिन अगर स्मॉल एन लिखा है तो आप स्मॉल एन को चूज करना। मैंने एक पेपर में देखा स्मॉल एन भी लिखा हुआ था और एक पेपर जो मुझे मिला उसमें बी ऑप्शन कैपिटल एन लिखा है। अगर कैपिटल एन है फिर इसको चूज ना करना, डी ऑप्शन चूज करना। सिंपली कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी इजी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 है, इस अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 2 है तो रेज़्ड टू पावर 4 12 होगा, रेज़्ड टू पावर 5 32 होगा, या 6 60 होगा, या नन ऑफ दीज होगा। ये आपको लग रहा होगा कि मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया क्योंकि मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी थी इस पर, लेकिन वो पावर 4 लूँ तो कभी भी वो 2 रेज़्ड टू पावर 4 12 नहीं होता, क्योंकि 2 रेज़्ड टू पावर 4 करें दोनों तरफ आप पावर 4 लें तो 2 रेज़्ड टू पावर 4 16 होता है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 12। तो ए ऑप्शन डिस्कार्ड करते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि अगर पावर 5 हो तो क्या 32 आता है? ठीक है, 2 रेज़्ड टू पावर 5 32 ही होता है, सो बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट कह रहे हैं कि 6 लें तो 60 होता है, 2 रेज़्ड टू पावर 6 करें तो 64 बनता है, 60 नहीं बनता, तो इसका सी ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। नेक्स्ट कह रहे हैं नन ऑफ दिस, सो नन ऑफ दिस में नहीं जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट।
राइट के 2⁵32 ही होता है। अगर डिटर्मिनेंट 2 है तो सिंपली वो कह रहे हैं कि 2 की पावर 5 कर लो तो 32 बनता है। सो बी ऑप्शन इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, इसमें कह रहे हैं कि हमें एक मैट्रिक्स दी गई है जिसकी एंट्रीज हैं ए माइनस बी बी ए इज इन्वर्टिबल, देन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इस इन्वर्स इज। अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इसका इन्वर्स क्या होगा? वो कह रहे हैं कि इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कब होती है? अगर उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं कि वो इन्वर्टिबल है, मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए हम कहते हैं कि उसका जो डिटर्मिनेंट है, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट लेके चेक करते हैं। अगर वो नॉन जीरो आ जाए तो हम कहते हैं कि वो उस जो मैट्रिक्स ए है उसका हम फिर इन्वर्स ले सकते हैं। यहाँ आपको बता दिया कि इन्वर्टिबल है, उसका इन्वर्स लिया जा सकता है। तो फिर बताएं कि उसका इन्वर्स क्या होगा। फिर सिंपली हमने इसका इन्वर्स लेना है। इन्वर्स हम कैसे लेते हैं किसी मैट्रिक्स का? पहले मैंने इसको ए का नाम दिया, फिर हम इन्वर्स कैसे लेते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस 2/2 की मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स का। फिर मैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका किया तो ये माइनस ऑलरेडी था तो प्लस हो गया, इसके प्लस बी स्क्वायर इसका डिटर्मिनेंट है। नेक्स्ट मैंने इसका ज्वाइंट लिया। ज्वाइंट क्या होता है? इन दोनों की पोजीशन चेंज करें, इन दोनों के साइन चेंज करें, तो ये इसका ज्वाइंट आ गया। दोनों को डिवाइड कर दे तो इन्वर्स आ जाएगा। दोनों को मैंने डिवाइड किया 1/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए बी माइनस बी ए। तो नेक्स्ट इस गिवन आंसर को ऑप्शन के साथ मैच कर लें, जो ऑप्शन मैच होता है तो वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन मैच हो रहा है तो सी ऑप्शन इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 61। बहुत डिटेल से हम सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, आई होप आपको समझ आई होगी। लेट मी नो अबाउट योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट माई हार्ड वर्किंग। सो थैंक यू, टेक केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 बहुत डिटेल से करने वाला क्वेश्चन था, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। अब तक के लिए इतना ही, एंड सो लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।